बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, उसका मई जून 2021 का पेपर 3 जो ए लेवल अकाउंटिंग का पेपर है इसको करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आपको क्रचेंज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फेब मार्च 2021 के सारे सवाल जो हैं वो भी आपको विद एक्सप्लेनेशन के कैसे सॉल्व होंगे वो भी वहाँ फोल्डर है, वहाँ मिल जाएंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि जी लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी ऑडिटेड। कि जी लिमिटेड जो है उसने अपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जो ऑडिटर अभी उसको ऑडिट करेगा, टू बी ऑडिटेड। The draft statement of financial position at 31st December 2020 is as follows। इनका ड्राफ्ट की पोजीशन ये है कि गुडविल इनकी दी हुई है $80,000 की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, गुडविल आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है नॉर्मली वो जैसे आप कोई बिज़नेस परचेज कर रहे हैं या पार्टनरशिप है, उसमें कोई पार्टनर अगर रिटायर्ड हो रहा है या नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो वी कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट्स होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स। एक रेस्टोरेंट ऐसा है जिसके अंदर आप जाते हैं तो उसमें फूड क्वालिटी तो बहुत एक्सेलेंट है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको सर्विस टाइम पर नहीं देते, कर्टियस भी नहीं है, तो आपका फूड की वजह से आप ज़रूर जाते हैं, लेकिन बाकी एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं होता। जो क्रॉकरी आती है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। उसकी बनिस्बत एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट प्लेस के ऊपर है कि वहाँ जाने में तो ट्रबल होती है, लेकिन मैंने यू गो देयर फूड की क्वालिटी एक्सेलेंट, ये पहले वाले रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। और उसके अंदर मामला एक और है, वो ये है कि आप जो जो वेटर हैं, जो लोग सर्विस देने वाले लोग हैं वो, और फिर टाइम की जो पंक्चुअलिटी है कि जितने टाइम में उन्होंने कहा है कि वो सर्व करेंगे फूड को, इतने ही वक्त में फूड आपका सर्व हो जाता है। लोग बहुत कर्टियस हैं, दे गिव यू द रॉयल, आपको ट्रीटमेंट मिलती है, आपको लगता है कि यार वाह क्या खास की चीज़ है। तो अब इन 2 रेस्टोरेंट में से हालांकि फूड दोनों जगह मोरलेस, यहाँ का थोड़ा सा निस्बतन बेहतर है लेकिन जगह इनकन्वीनियंट है, और फिर टाइम आपको मतलब प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा पहुँचने में, लेकिन इसके बावजूद भी आप बताएं रश किस जगह पर लगेगा। डेफिनेटली ये जो दूसरा वाला रेस्टोरेंट है यहाँ लोग जाएंगे, क्योंकि वो जो पहला रेस्टोरेंट है वहाँ चीज़ें हैं भी, तो प्रॉब्लम हो रही है कि आप, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी जो ट्रीटमेंट है, लोगों का बिहेवियर है, वो बड़ा काउंट करता है हमारे ऊपर। अगर कोई शख्स आपके साथ जो है बिल्कुल कर्टियस हो के, उसकी कर्टेसी है, वो आपके साथ अच्छे अखलाक हैं उसके, वो आप अच्छे तरीके से आपको मिलता है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक अच्छा फीलर आता है। बिज़नेस के अंदर भी ये चीज़ बहुत काउंट होती है। जो लोग इस तरीके से कर रहे होते हैं, ये उनकी, हालांकि ये नज़र नहीं आ रहा है, कोई एसेट रखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है किसी जगह, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स है जो नज़र नहीं आता, लेकिन एसेट है, और बिज़नेस की प्रोग्रेस पे इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ऑनर्स जो लोग बिज़नेस की एम्पायर को बिल्ड करते हैं, बिज़नेस बनाते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब कोई पार्टनर नया एडमिट कर रहे होते हैं, एडमिशन हो रहा होता है, तो पुराने वाले अपनी इस एफर्ट्स का गुडविल क्रिएट करते हैं जो उनको मिलती है। इसी तरीके से जब आप कोई बिज़नेस परचेज़ करने जाते हैं तो जो किताबों के अंदर एसेट्स और नेट एसेट्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ओवर एंड अबव ये चीज़ें होती हैं कि आपकी लोकेशन अच्छी है, आपके बिज़नेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोग क्वालिटी देख के आपके पास आते हैं, तो इसके जो अमाउंट ओवर एंड अबव कोई बिज़नेस पे करता है बिज़नेस परचेज़ में, उसे हम कहते हैं कि गुडविल है। तो गुडविल हो गया। IAS 38 आई थिंक है इसका, तो अभी हम पढ़ेंगे भी, वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो हम देखते हैं। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका दिया हुआ है, इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स दिए हुए हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी है कि आपने नॉन करंट एसेट्स को रिवैल्यू किया, रिटेंड अर्निंग की पोजीशन दी हुई है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 2021-25 के अंदर आपको 100,000 की लाइबिलिटी पे करनी है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, और ये टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपकी यहाँ टाइप एक हो जाती हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आगे कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या है? ऑन 1 जनवरी 2020 जी लिमिटेड एक्वायर्ड ए पार्टनरशिप बिजनेस, उसने पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एक्वायर करी, एंड गुडविल वैल्यूड एट $30,000 वॉज रिकॉर्डेड, और गुडविल $30,000 की रिकॉर्ड करी। आपने ख़रीदते हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस, तो बिल्कुल जैसे मैं एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ
कि गुडविल के पैसे आप ओवर एंड अबव जो आपने पे करे नेट एसेट्स से, वो फिर गुडविल कहलाती है, उसके 30,000 पे करे। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज एट 31 December 2020 शुड बी $24,000। तो ये $6,000 का इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट का मकसद है कि जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं या आपकी जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उसकी जो इम्पेयरमेंट होती है कि वैल्यू रिडक्शन के अंदर वैल्यू जो भी आ रहा होता है, उसको फिर हम इम्पेयरमेंट, और स्पेशली इंटेंजिबल एसेट्स में इसको इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। तो आपको वो रिकॉर्ड गुडविल आपने अमोर्टाइज कर दी, आपकी गुडविल की अब जो ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि गुडविल एक सर्टेन पीरियड तक आपको बेनिफिट पहुंचाएगी। पार्टनरशिप की जो गुडविल आपके पास है, वो कस्टमर्स आएंगे तो सही, सर्टेन पीरियड तक आपके पास आएंगे, लेकिन फिर आपकी स्टोरी शुरू होगी उस बिज़नेस के अंदर कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप उस गुडविल की को ख़राब भी कर सकते हैं, आप उस गुडविल को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो गुडविल एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इनके केस में अगर मैं देखूं तो 6,000 का रिडक्शन है एक साल के अंदर। इसका मकसद है 6,000 हर साल ये अमोटाइज करते हैं। इसकी इसकी वैल्यू 5 ईयर्स के अंदर इन्होंने कैलकुलेट किया है कि ये 30,000 की गुडविल 5 ईयर्स के अंदर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी किताबों से। तो ये 24,000 की इसकी वैल्यू जो है आप रिकॉर्ड करेंगे। ये आपके पास आ गया। IAS 38 आई थिंक है, हम देखते हैं। ये देख रहे हैं आप, IAS 38 इससे रिलेट्स करता है। IAS 38 क्या है? IAS 38 इंटेंजिबल एसिड्स है, इंटेंजिबल एसिड्स है, उससे रिलेट करता है। और इंटेंजिबल एसिड्स जो है वो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, बहुत सारे एसिड्स होते हैं, पैटेंट है, कॉपीराइट्स हैं, ये आपको राइट्स दे रहे होते हैं ऑनरशिप का, लेकिन नज़र नहीं आते। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव IAS 38 इज़ टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसिड्स दैट आर नॉट डेल्ट with specifically in another IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये आपकी किताब का भी पार्ट है। IAS सिलेबस का पार्ट है। IAS में दिया हुआ है कि IAS आपको कवर करने हैं अपने सिलेबस में। ये स्टैंडर्ड होते हैं बेसिकली जो आपकी, क्योंकि देखिए बिज़नेस जो है ग्लोबल बिज़नेस चल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। एक कंट्री की जो कंपनीज़ हैं वो दूसरी कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही होती हैं। तो इट्स ए ग्लोबल वर्ल्ड है जिसके अंदर एक जगह ओरिजिनेटेड कंपनी अमेरिका के अंदर होती है, इट ऑपरेट्स इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती है। जब बिज़नेस होगा तो फिर अकाउंटिंग भी होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे। जब ये स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर बैठ के एक अकाउंटेंट ये सारी चीज़ें कर रहा है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं अकाउंटिंग, जब आप इसे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो डिफरेंट पॉलिसीज़ भी आपकी होती हैं। लाइक फिक्स एसेट्स के अंदर आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की क्या पोजीशन है, एक्रूवल्स आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविज़न आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आपको अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रही है तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो बिज़नेस के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जिनको फिर पॉलिसी के हिसाब से आप कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये लोगों के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया जाए कि जो उनका दिल चाह रहा है वो कर लें, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए अकाउंटेंट डिफरेंट तरीके से जब ऑपरेट करेंगे तो उन्हें पढ़ने वाला आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आएगी कि यार पाकिस्तान में बैठे हुए अकाउंटेंट ने क्या ट्रीटमेंट करी इस तरीके की, इंडिया में जो बैठा हुआ है, जो UAE में बैठा हुआ है, जो सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ है, जो फ्रांस में बैठा हुआ है, तो दे आर डूइंग द थिंग्स बाय देयर ओन। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कैसे डिफरेंट चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर वजूद में आया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये डिफरेंट ट्रीटमेंट चीज़ों की बताते हैं। और IAS और की आपको कंप्लाइंस भी करनी होती है, आप इसको कंप्लाई करते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर लोग बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सबके पास है वो इसी तरीके से अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसका जो रीडर होगा, जो पढ़ रहा है, उसके लिए आसान होगा। अगर उसने भी IAS पढ़े हुए हैं तो उसको समझ आ जाएगा कि इसने फ़लानी चीज़ की या किसी भी चीज़ की जो इसने ट्रीटमेंट करी है वो कैसे करी है। और ट्रीटमेंट आपकी जो है
वो सिमिलर भी हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरह की जब चीज़ें सब फॉलो कर रहे होंगे अकाउंटिंग के अंदर, तो सिमिलरिटी भी आ जाएगी और रीडेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है यहाँ से वजूद में आए, और ये डिफरेंट चीज़ों की ट्रीटमेंट बता रहे हैं। जैसे IAS 38 मैंने आपको बताया इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेट्स करता है, और इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो क्या होते हैं, एंड आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स के, नॉन मॉनेटरी एसेट्स से विदाउट फिजिकल सब्सटेंस के, इसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस जो है वो इसकी नहीं है। एन एसेट इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स के, पास्ट इवेंट्स हुआ, आपने परचेज करा, ज़्यादा पैसे दे दिए, तो उसके अगेंस्ट में ये एसेट्स आपका क्रिएट हुआ है, जिसको आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी आइडेंटिफाइबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स की क्या है, पेटेंट है, जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपका, कस्टमर की कोई लिस्ट है आपके पास, मॉर्गेज सर्विस, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये सब हम देखेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय सेपरेट परचेज, परचेज से भी आप इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं। एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिल रही है बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। लेकिन इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जहां मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, ये मैं सेपरेटली भी आपको हम करेंगे इस पर डिस्कशन। अभी इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आप देख लें कि इंटेंजिबल एसेट्स को कब रिकॉग्नाइज करेंगे गुडविल को, जब ये क्राइटेरिया पूरा होगा। इट इज़ प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट्स will flow to the entity. It is probable that the future economic benefits that are attributable to the assets will flow to the entity. ये प्रोबेबल है कि जो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे जो इससे रिलेट्स करते हैं वो इस एंटिटी को मिलेंगे। द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कि कॉस्ट जो आप एसेट्स की कैलकुलेट कर रहे हैं वो फिर सुकून से, इत्मीनान से, रिलायबिलिटी के साथ आप उसको मेजर कर सकें। जब हम गुडविल ख़रीदते हैं, पेमेंट करते हैं, परचेजेस कर रहे होते हैं किसी बिज़नेस को, या पार्टनर्स को हम दे रहे होते हैं, जब वहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पूरा एक क्राइटेरिया है, आपने पढ़ा होगा। अब अगर मैं परचेज़ की बात करूँ तो फर्स्ट करें 100,000 के नेट एसेट्स की वैल्यू है, लेकिन जिससे हम बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं वो 200,000 आपसे मांग रहा है, तो 100,000 जो आप ज़्यादा दे रहे हैं, ये कैलकुलेशन भी आपके पास है, तो उसको आप रिकॉर्ड भी अपने पास कर लेते हैं। तो इसके अंदर ताल्लुक़ ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करने में कि ये ज़रूरी है कि आप रिलायबिलिटी के साथ उसको मेजर्ड कर सकें, उसकी मेजरमेंट हो सके कि यार ये वैल्यू कैसे ड्राइवेट करी है आपने, और उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी सर्टेन हो कि एंटिटी को मिलेगा। तो ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो फिर इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्ड होगा। ये मैंने क्यों इतनी कहानी सुनाई है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ, नीचे आ रहा है इस सवाल के अंदर। तो ये वाला पार्ट जो है, जो आपने देखा कि पार्टनरशिप बिजनेस परचेज, ये तो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है कि गुडविल इसने सही रिकॉर्ड करी थी और इम्पेयरमेंट जो है वो आपके पास आ गई। उसके बाद 24,000 से रिकॉर्ड करेंगे। एन एडवर्टाइजिंग कंपेन 2 years ago हैड बूस्टेड द सेल्स, कि 2 साल पहले एक एडवर्टाइजिंग कंपेन आपने चलाई थी और उसकी वजह से सेल्स आपकी बूस्ट हो गई, बढ़ गई 2 साल पहले। द डायरेक्टर बिलीव करते हैं दैट द प्रोडक्ट्स आर गेटिंग मोर पॉपुलर एंड द कंपनी हैज़ अ गुड रेपुटेशन। डायरेक्टर का अपना ये बिलीफ है, दे बिलीव कि जी वो उनका माल बिक रहा है अच्छे तरीके से और रेपुटेशन भी उनकी अच्छी है। गुडविल ऑफ $50,000 एंड द एसोसिएटेड रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 50,000 हैड बीन क्रिएटेड एंड रिकॉर्डेड। कि उन्होंने 2 काम करे, एक तो गुडविल उन्होंने इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इसे कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल, कि आपने खुद ही गुडविल जनरेट कर ली। रिवैल्यूएशन जो है वो भी आपने बिजनेस को रिवैल्यू करके खुद ही एक रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आपने क्रिएट कर दिया 50,000 का। इन दोनों की कोई बेसिस नहीं है। देखिए अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो 2 चीज़ें कहता है कि जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं किसी भी इवेंट्स का, उसका जैसे ऊपर हमने देखा कि बिजनेस परचेज के अंदर जो 30,000 की गुडविल थी वो तो मेक सेंस, क्योंकि बिजनेस आपने खरीदा है, उसका बेनिफिट्स भी आपको नज़र आएगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिलीफ वाला मामला है कि डायरेक्टर्स बिलीव के भाई हो गया और 2 साल पहले की कंपेन में आपकी सेल्स बढ़ी थी, वो तो जब भी, ये तो नॉर्मल बिजनेस है कि जब भी आप एडवर्टाइजिंग कंपेन करेंगे तो सेल्स आपकी बढ़ेगी। तो इसका रेपुटेशन से कोई कंक्रीट किस्म की चीज़ें नहीं बता रहे हैं, इन्होंने सेल्फ क्रिएटेड गुडविल भी कर दी और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट कर दिया, और इन दोनों की कोई बेसिस
ये नहीं बता रहे हैं तो ये सेल्फ क्रिएटेड हैं, जो रिकग्निशन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों इन्होंने काम इनकरेक्ट करे हैं। इसके जो असल समझाने की स्टोरी थी वो ये थी, जहाँ मैं आपको लेकर गया कि रिकग्निशन क्राइटेरिया भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये दोनों अमाउंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। इसका मकसद है कि अगर मैं ऊपर आऊँ तो ऊपर अगर गुडविल 80,000 की गुडविल है और इसमें इम्पेयरमेंट कितने की हुई है, इम्पेयरमेंट हमने देखा कि 6,000 की इम्पेयरमेंट हुई इसके अंदर, क्योंकि गुडविल जो 30,000 की गुडविल थी वो भी इसी के अंदर शामिल है, उसमें से 6,000 क्योंकि 24,000 से रिकॉर्ड होगी, तो 6,000 की गुडविल जो है ये कम हो जानी चाहिए इसमें से। और ये जो 50,000 की गुडविल इसने मज़ीद इसके अंदर गलत इनकरेक्ट इसमें प्लस है जो जमा की हुई है, उसको भी आप माइनस कर दें, 80,000 माइनस 6,000 माइनस 50,000, तो यू गेट 24,000 का। तो ये $24,000 से आपकी जो गुडविल है वो एक्चुअली रिवाइज अमाउंट आपकी ये बनती है। और क्यों बनती है मैंने आपको तफसील से बताया है कि 6,000 की अमोर्टाइजेशन है जो वैल्यू कम हुई, और 50,000 इनकरेक्ट अमाउंट था जो इसने दिया हुआ था। आगे आते हैं, इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो भी 50,000 से कम होगा। देखें ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो 85,000 का है, इसमें 50,000 ये सेल्फ क्रिएटेड है जो इन्होंने करा है, तो ये 35,000 का बचेगा। तो बिलीव कोई नहीं है, या तो ये पूरा सवाल में बताता है कि उन्होंने होमवर्क किया और उसकी किस बेसिस के ऊपर ये क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार सही है, पूरी ओवरऑल बेसिस मौजूद है, एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेगा और रिलायबिलिटी के साथ ये फिगर भी कैलकुलेट हो सकती है। जो दो रिकग्निशन क्राइटेरियन मैंने आपको बताए, क्राइटेरिया बताया आप। नंबर 2 में कहता है इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज स्पेशलाइज्ड मशीन है, कि स्पेशलाइज्ड मशीन इसके अंदर शामिल है विद ए नेट बुक वैल्यू ऑफ 32,400, जिसकी नेट बुक वैल्यू $32,400 है। दिस मशीन इज़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये मशीन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्शन विल बी स्टॉप 2 years लेटर, 2 साल के बाद जिसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। 2 साल तक ये चलेगी। द फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज़, ये दो वैल्यू आप देख लीजिएगा। द फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज़ ऑफ द स्पेशलाइज्ड मशीन आर $29,000 एंड $28,600। ये जो फेयर वैल्यू है और वैल्यू इन यूज़ है, ये दो अलग अलग वैल्यू होती हैं। तो फेयर वैल्यू इसकी $29,000 है और वैल्यू इन यूज़ जो है $28,600 है। इफ़ द स्पेशलाइज्ड मशीन इज़ टू बी सोल्ड, अगर स्पेशलाइज्ड मशीन बिकेगी, अ सेलिंग कॉस्ट ऑफ $2,000 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड। तो सेलिंग कॉस्ट जो है वो $2,000 इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड, तो फिर ये इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन ये क्योंकि 2 साल के बाद बिकेगी, तो इसलिए अभी तो हम फेयर वैल्यू देखते हैं। 2 साल के बाद पता नहीं, इसकी हो सकता है सेलिंग प्राइस और कम हो जाए। लेकिन इससे पहले हम आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसे भी हम इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। और इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो IAS 36 से रिलेट करता है। और IAS 36 जो है वो आपको बताता है कि इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। IAS 36 अब हम देख रहे हैं इस टाइम। IAS 38 हमने देखा था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंटेंजिबल एसेट से रिलेट्स करता है। और IAS 36 जो है वो मेरे भाई आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के। ये देख रहे होंगे आप, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के, जो एसेट्स की इम्पेयरमेंट होती है, उनकी वैल्यू में रिडक्शन आती है, उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं, उसको डील करता है। तो IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स सीक्स टू इंश्योर दैट एन एंटिटीज एसेट्स आर नॉट कैरिड एट मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट, कि उनकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा रकम पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, या तो फेयर वैल्यू में से आप लेस कर दें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को, एंड वैल्यू इन यूज़। तो इसका मकसद है जो भी फेयर वैल्यू आपकी है उसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, जो डिस्पोजल के वक्त कॉस्ट होगी, तो अगर हम अपने सवाल में जाएं और चलें 2 साल के बाद भी अगर वो होगा, तो फेयर वैल्यू जो है इसकी उसने हमें कितनी दी है, 29,000 फेयर वैल्यू उसने हमें दी है। 29,000 फेयर वैल्यू माइनस इसमें से करते हैं $2,000, और 2,000 आप देख रहे होंगे कि अगर इफ़ द स्पेशलाइज्ड मशीन इज़ टू बी सोल्ड, सेलिंग कॉस्ट के मतलब ये बिकेगा नहीं जब तक ये $2,000 आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो ये $2,000 अगर माइनस कर दें तो 27,000 बनता है। तो ये 27,000 फेयर वैल्यू है
जो मार्केट के अंदर ये मशीन बिकेगी जाके। तो एंड इक्विपमेंट इज अच्छा, ये उसके बाद ये बिकेगी और इसको कंपेयर करेंगे वैल्यू इन यूज़ से। वैल्यू इन यूज़ कितनी है? 28,600 है। 28,600 वैल्यू इन यूज़। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो 28,600 को 27,000 से कंपेयर करूं तो ये अमाउंट ज़्यादा आएगा। इसका मकसद है रिकवरेबल अमाउंट जो बनता है 28,600 बनता है। और जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है उसका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। अब जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों वजूद में आए, आपकी समझ आ रहा होगा कि अगर ये स्टैंडर्ड ना दिया होता तो हर आदमी अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करता, कि कोई उसको रिकवरेबल, कि कोई उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेता, कोई उसको वैल्यू इन यूज़ पे रिकॉर्ड कर लेता। तो इसने स्टैंडर्ड आपको बताता है स्पेसिफिकली कि आप किसको रिकॉर्ड करेंगे कि कोई भी किसी भी एंटिटी के एसेट्स आर नॉट कैरिड अ मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा उसकी अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो रिकवरेबल अमाउंट से अगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो इसका मकसद ये हुआ कि ये एसेट आपकी किताबों में $32,400 का लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। $32,400 का ये एसेट है। इसकी जो कैरिंग अमाउंट है, नेट बुक वैल्यू जो इसकी दी हुई है, और इसको अब आप कंपेयर किससे करेंगे? 28,600 से जो वैल्यू इन यूज़ है। 28,600 से जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपने देखा कि 32,400 माइनस 28,600 3,800। ये 3,800 जो है ये इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इस मशीन के अंदर इतनी इम्पेयरमेंट होगी, ये लॉस हो जाएगा। तो इसका मकसद हुआ 3,800। अब ये एक स्टोरी बाकी है वैल्यू इन यूज़। फेयर वैल्यू तो आपकी समझ आ गई कि क्या होती है। रिकवरेबल अमाउंट भी आपको पता चला कि जो फेयर वैल्यू है उसमें से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को माइनस कर दें और उसको कंपेयर कर लें आप वैल्यू इन यूज़ के साथ। जो वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर रिकॉर्डिंग होगी, उसे रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। वैल्यू इन यूज़ क्या होती है? दिस इज़ इंपॉर्टेंट। वैल्यू इन यूज़ क्या होती है हम देख लेते हैं। वैल्यू इन यूज़ का मकसद ये है, इम्पेयरमेंट लॉस तो आपकी समझ आ गया। द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स और कैश जनरेटेड यूनिट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। जैसे अभी हम कर आ रहे हैं कि उसकी जो कैरिंग अमाउंट है नेट बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ गई थी तो हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेज। कि किसी भी एसेट में से जब एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, डेप्रिसिएशन को या इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कि वो उसकी कैरिंग अमाउंट है। हमारे वाले केस के अंदर जो हमारा सवाल है उसमें कैरिंग अमाउंट जो बनती है इसकी वो कितनी बनती है? 32,400 की बनती है। तो ये आपने देखा। उसके बाद आ जाए रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है वो मैं पढ़ा के आ रहा हूँ। द हायर ऑफ एन एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज। तो आपकी समझ में आ गया। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट्स और पेड टू ट्रांसफर ए लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। वही मार्केट वैल्यू जैसे आप कहेंगे, फेयर वैल्यू जो मार्केट में आपको मिल सकती है। अब वैल्यू इन यूज पे आ जाए। The present value of the future cash flows expected to be derived from an assets or cash generating units। कि फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो को आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अभी आप कहेंगे ये कितनी टेक्निकल बात कर दी सर आपने। तो होगा क्या कि ये मशीन आपको पता है कि पर्टिकुलर मशीन है, 2 साल तक ये रेवेन्यू जनरेट करेगी, कुछ यूनिट्स आपके बनेंगे, वो बिकेंगे। तो वो जो बिकेंगे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो आसान लफ्ज़ों में अगर 2 साल के अंदर ये मशीन, इस मशीन से जो इनकम आप कमाएंगे उस इनकम को आज की डेट के ऊपर लाकर देखें कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और उसे जमा कर लें तो ये वैल्यू इन यूज़ कहलाती है। तो वैल्यू इन यूज़ क्या हो? वैल्यू इन यूज़ का मकसद क्या है कि फ्यूचर में जो एसेट्स जिसकी आप इम्पेयरमेंट देख रहे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर ये इनकम कितनी जनरेट करेगी। तो जो इनकम जनरेट करेगी फ्यूचर में उसको डिस्काउंटेड रेट से आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें। ये अगेन आपको अगर डिफ़िकल्टी हो रही है मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, बाद में इसको और डिस्कस करेंगे। आप यूँ समझें कि फॉर एग्जांपल ये मशीन जो है इसकी कॉस्ट 100 रुपये नहीं, बल्कि आप यूँ समझें कि ये मशीन एक्सपेक्टेड है कि 1 साल के अंदर $110 की इनकम क्रिएट करेगी। ये 1 साल के बाद, आज हम बैठे हुए यहाँ 2021, ये 2021 के एंड पे ये इनकम जनरेट होगी।
इंटरेस्ट का रेट मार्केट के अंदर 10% है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू में देखूं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली $100 बनती है, क्योंकि $100 का अगर मैं 10% इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा मैं प्लस करूं तो $10 आएंगे। इसका मकसद है $110 कि $110 मुझे साल के एंड में अगर चाहिए है तो और इंटरेस्ट रेट अगर 10% चल रहा है तो आज की डेट के ऊपर मेरे पास शुरू के अंदर, साल के शुरू में अगर मेरे पास $100 हैं और मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूं और उसमें मुझे 10% इंटरेस्ट मिले तो साल के एंड में मेरे पास $110 आ जाएंगे। तो अगर ये मशीन हमारी $110 की इनकम जनरेट करती है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है $100। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है, हम इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन सिंपल इतना ही जहन के अंदर रखें कि फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में लाके जो आज की डेट के ऊपर उनकी वैल्यू बनती है उन्हें जमा कर लेते हैं तो वो वैल्यू इन यूज़ कहलाती है। तो दैट्स द होल पॉइंट, समझाने का मकसद था। तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट भी आपको बता दी। तो इम्पेयरमेंट लॉस आपने देखा कि $3,800 का इम्पेयरमेंट लॉस है, इसमें वैल्यू इन यूज़ समझ आ गई। इसका मकसद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसमें से $3,800 इम्पेयरमेंट लॉस के माइनस हो जाएंगे, ये वैल्यू कम होगी इसकी $554,000। इसमें से $3,800 माइनस करें आपने तो 540,200 ये आपके पास ये आ गया। और ट्रीटमेंट मैंने आईएएस के बताई आपको कि इसकी ट्रीटमेंट आईएएस 36 के हिसाब से आपने देखी, इंटेंजिबल एसेट्स आईएएस 38 भी आपने देखा, और ये चीज़ें आपने देखी। आगे आते हैं। Inventory includes one product which had been accounted for at the selling price of $40,000. The markup for this product is 25%. इन्वेंट्री जो आपको नज़र आ रही है ऊपर लिखी हुई, इसमें असल में एक इन्वेंट्री का आइटम 40,000 का था, लेकिन वो आपने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया आपने एक तरीके से, जो गलत है। जब तक माल बिकेगा नहीं प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने सेलिंग प्राइस पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर ली, और इन्वेंट्री का फार्मूला आपको पता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। तो आपकी जो इस वक्त सेलिंग प्राइस पे तो इनकरेक्ट रिकॉर्ड हुआ है, तो एक्चुअली इसकी कितने ज़्यादा से रिकॉर्ड करा, तो मार्कअप आपको पता है कॉस्ट के ऊपर लगता है। तो एक और तरीका ये है कि सेलिंग प्राइस दी हुई है और मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, तो मार्कअप को सबसे पहले चेंज करें मार्जिन के अंदर, क्योंकि मार्जिन सेलिंग प्राइस पे लगता है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो मार्कअप को मार्जिन से चेंज करने का तरीका क्या है, मार्कअप किया हुआ है 125, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 का मकसद है सिंपल करूं तो 1/4 बनता है ये। %25 है, 1/4, तो 1/4 आ गया आपके पास। और 1/4 में से आप मार्कअप से अगर मार्जिन निकालने के लिए जाएं तो इसका तरीका ये होता है कि फिर आप इसके अंदर 1 प्लस कर दें। मार्कअप से जब मार्जिन में जाएंगे तो इसके अंदर 1 प्लस कर दें, 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मकसद ये हुआ कि 1 को डिवाइड कर दें 5 से मल्टीप्लाइड बाई 100, यू गेट 20%। ये मेरा लेक्चर ओ लेवल एस लेवल सब मैंने डिटेल से पढ़ाया, आपकी समझ आ रहा होगा। सिंपल समझ लें कि मार्कअप से मार्जिन में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आसान तरीका ये होता है कि 25/100, 25% तो दी हुई है, सिंपल लिखें 25/100, उसके बाद 1/4 आ जाएगा। जो 1/4 आ जाए, ये नीचे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसके अंदर मार्कअप से मार्जिन में जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो 1 प्लस करते हैं सिंपल आप, तो ये 5th हो जाएगा, 1/5 आ गया। 1 को 5th से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाई 100 से करें, यू गेट 20%। इसका मकसद है ये मार्जिन परसेंटेज आपके पास 20% आ गई। तो ये 40,000 क्योंकि सेलिंग प्राइस दी हुई थी इसलिए हमें ये सब करना पड़ा, इसका 20% आपने निकाला तो ये 8,000 बनता है। इसका मकसद है 8,000 जो है वो एक्चुअली प्रॉफिट है जो आपने गलत रिकॉर्ड करा हुआ है। तो इन्वेंट्री जो आप देख रहे होंगे ऊपर दी हुई है एंडिंग इन्वेंट्री, इसमें $8,000 जो है वो प्रॉफिट के गलत इनकरेक्ट आपने शामिल करे हुए हैं। तो एक्चुअली $80,000 जो है वो इसकी इन्वेंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे। तो दैट्स द होल पॉइंट कि आपने इसको चेंज करा। उसके बाद आगे आ जाएं।
G Limited started provisioning for doubtful debts in 2020. 2020 से इसने provisioning निकालनी शुरू करी थी. A provision of 4% 4% had been made. Provision आपने 4% निकाल लिया है. A credit customer owing $15,000 had been declared bankrupt and the whole amount had to be written off. इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ा, लेकिन ये इम्पैक्ट आपने नहीं लिया था. दिस इज़ व्हाट वो आपको बता रहा है. स्टार्टिंग आपने कर दी थी प्रोविजनिंग की और 4% आपने निकाला हुआ है. इसका मकसद ये हुआ मेरे भाई कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर से क्योंकि नेट पीएवी वैल्यू प्रोविज़न अलग से नहीं दिया हुआ है, तो इसका मकसद है ये 4% माइनस करके निकालना है. और इसका एक और स्टोरी है. 187,200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 96, क्योंकि एक्चुअली ये 4% आपने माइनस किया है एंड यू वुड लाइक टू गेट द 100% फिगर कि यार प्रोविज़न माइनस करने से पहले फिगर कितनी थी. ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो राइट ऑफ जो कराया आपने, एक कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है, उसका इम्पैक्ट नहीं लिया है हमने, तो ये हमने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट की थी. 187,200 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 96, व्हाट यू गेट $195,000. ये एक्चुअली आपका अमाउंट था जो ट्रेड रिसीवेबल आपका था. और 187,200 अब आप देख रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 187,200 माइनस 195,000. तो ये 7,800. इसका मकसद है ये जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है जो अभी आपने इस वक्त करंट निकाला हुआ है, वो $7,800 आपने निकाला हुआ है. प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये, लेकिन एक्चुअली ये इनकरेक्ट था क्योंकि ये 195,000 जो ग्रॉस अमाउंट है, इसमें से आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि 15,000 माइनस कर देने चाहिए, क्योंकि ये वो कस्टमर है जो आपको पैसे नहीं मिलेंगे और इसकी एंट्री क्या अगर पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर. जो आपने नहीं करा था तो 180,000 का आपका अमाउंट आ गया. ये जो 4% का प्रोविज़न है वो एक्चुअली इस अमाउंट के ऊपर लगना चाहिए था. 180,000 मल्टीप्लाइड बाई 4% यू गेट 7,200. तो 7,200 का मकसद है 180,000 में से अगर मैं माइनस करूं 7,200, तो अब जो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये फिगर जाएगी $172,800 की जाएगी. $172,800 की ये फिगर जाएगी. और आपने सबसे पहले प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना निकाला हुआ था? 7,800. इसका मकसद है इनकम स्टेटमेंट रिटेंड अर्निंग भी दी हुई है आपकी, तो रिटेंड अर्निंग के अंदर भी इम्पैक्ट हम निकालेंगे. तो रिटेंड अर्निंग के अंदर भी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 7,800 आपने माइनस किया था, एक्चुअली 7,200 आपको माइनस करना चाहिए था, जो सही अमाउंट है. तो $600 का रिटेंड अर्निंग के अंदर आपको प्लस दिखाना पड़ेगा. अभी हम जब दिखाएंगे तो आप ध्यान में रखें, क्योंकि एक्चुअली आपने 7,800 से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया इनकम स्टेटमेंट में, वेयर एज यू शुड हैव रिकॉर्डेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज $7,200. द डिफरेंस इज $600 विच वुड बी एडिड बैक टू द रिटेंड अर्निंग अकाउंट. वो हम देखेंगे इसको. तो ये थी स्टोरी, आपने देखी कि किस तरीके से प्रोविज़न का इम्पैक्ट था. 15,000 माइनस नहीं किए थे, कैसे करें. 1/5 ऑफ द बैंक लोन विल बी रीपेड इन 2021. तो इसका मकसद है अभी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर हम शो कर रहे हैं सारे का सारा. इसका अगर 1/5 निकालूं मैं तो इट कम्स $20,000. 20,000 का मकसद है ये फिर करंट लाइबिलिटी के अंदर शो होगा, और बाकी 80,000 जो है वो आपके नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो आप अभी बाद में पे करेंगे. तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक करंट हो गया, एक नॉन करंट हो गया. तो ये थी स्टोरी इसकी जो हमने पढ़ी. अब आते हैं आगे. स्टेट 3 फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू. कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना रहे होते हैं, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसको आप कहेंगे कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है. तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए आप ये करें कि IAS 1 है मेरे भाई, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है. प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि कैसे प्रेजेंट करेंगे. ये स्टेटमेंट इसी से डील करता है, आपको बताता है तरीके क्या करें. मोटी मोटी चीज़ें अगर हम देखें, बाद में इसको डिस्कस करेंगे. तो फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लाइंस विद FRS. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट प्रेजेंट फेयरली
द फाइनेंशियल पोजीशन को फेयरली प्रेजेंट करना चाहिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज ऑफ एन एंटिटी। ये तीन चीज़ें जो हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इनकम स्टेटमेंट हो गई, एंड कैश फ्लोज जो है उसको प्रेजेंट फेयरली। फेयर प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स द फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, के कोई हैंगी पैंगी नहीं करनी है। फेथफुल प्रेजेंटेशन, जैसी जो चीज़ें हैं वैसे ही आपको बतानी है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है आपको। अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन एंड रिकग्निशन क्राइटेरियन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, इनकम एंड एक्सपेंसेस सेट आउट इन द फ्रेमवर्क, कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चीज़ें जैसे बताई गई हैं, जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, वो फेथफुली आप उसको मैनिपुलेट ना करें, इंटरप्रिटेशन के अंदर गड़बड़ ना करें। प्रॉफिट जितना है इतना ही दिखाएं, लॉस हो रहा है तो उसको इतना ही दिखाएं। अनड्यू किस्म के प्रोविजंस क्रिएट ना करें और बाद में उसको रिवर्स करें जाके, या अभी माल बिका नहीं है लेकिन आप उसे पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं मैनिपुलेशन। तो कहता है फेथफुल प्रेजेंटेशन वो है जिसमें एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस आप बिल्कुल ऐसे ही जो फ्रेमवर्क में जो उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं उसको वैसे ही आप प्रेजेंट करें। अनबाइस होने चाहिए, जिसके अंदर आपकी कोई मसला ना हो, फ्रॉड नहीं होना चाहिए उसके अंदर, रिलायबल होने चाहिए वो। उसके बाद आईएएस रिक्वायर्ड्स के एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके वो सब कंप्लाइड होने चाहिए। वो कंप्लाइड होंगे तो वो भी इसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो फेथफुल हों, फेथफुल प्रेजेंटेशन आपने देखी, इस आईएएस को भी पढ़ेंगे हम। मुख्तसर में आपके पास लाया था ताकि आप देख लें कि क्या होता है। तो फेथफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अनबाइस्ड होने चाहिए, फ्रॉड्यूलेंट नहीं होने चाहिए, डिस्क्लोज़र प्रॉपर होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर होंगी, रिलायबल हो, रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आईएएस की कंप्लाइंट होगी, तो हम कहेंगे कि यार ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो 4A में आते हैं, फैक्चुअली करेक्ट होने चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड एंड लेजिस्लेशंस। आपके जो कंट्री है जहाँ ये हो रहे हैं वहाँ के जो लॉज हैं उनको भी फॉलो करके आपको इसको देखना चाहिए, वो करें। आईएएस हो, फैक्चुअली प्रेजेंट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फेथफुली प्रेजेंट करें। जो क्राइटेरियन दिया हुआ है एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंस का फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, वो कंप्लाइंट हो रहा हो पूरा। नो मटेरियल एरर और ओमिशन ना होना चाहिए इसमें, और एरर्स नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मकसद है कि आप गलत प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, ये नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस, आपकी बायसनेस ना हो कि आपके अपने मकासद हैं जिसको हासिल करने के लिए आप चीज़ें उल्टी सीधी इसके अंदर दिखा रहे हैं। तो दैट्स ऑल के IAS 1 इसको अप्लाई करता है। और ये आपने देखा। बी में कहता है एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन आइटम्स 1 और 1.2 एंड 2 मेकिंग रेफरेंस टू द रिलेवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 1.1.2 वही गुडविल वाली चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन से पढ़ाई हैं। तो आइटम 1 जो है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, दोनों इस पर अप्लाई होते हैं। IAS 38 जो है वो आपको मैंने अभी बताया कि इंटेंजिबल एसेट से रिलेट करता है, और इम्पेयरमेंट, क्योंकि 30,000 की गुडविल हमने रिकग्नाइज़ की थी बिजनेस परचेज में, पार्टनरशिप परचेज किया था, और उसकी फेयर वैल्यू, उसकी इस वक्त जो वैल्यू है 24,000 है। तो इम्पेयरमेंट भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 6,000 की, और वैल्यू भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेज गुडविल इज़ रिकग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पढ़ा कि परचेज गुडविल जो है उसको रिकग्नाइज करते हैं। तो पार्टनरशिप वाली गुडविल को हमने रिकग्नाइज भी किया, और 6,000 का एंड इंक्लूडेड एट इट्स वैल्यू एट 31 दिसंबर 24,000 से हमने इसको रिकॉर्ड भी करा। तो जो हम देख के आ रहे हैं आइटम 2 के अंदर कहता है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट से इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। ये हमने पढ़ा था कि वो जो डायरेक्टर बिलीव कर रहे थे, मैंने पूरी स्टोरी सुनाई कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर देयर इज़ नो रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 50,000, कि ना गुडविल है और ना सरप्लस रिजर्व है। इसका जो हमने बात करी थी कि उनका बिलीव है, लेकिन ये इसके पीछे कंक्रीट एविडेंसेस, वैल्यूएशन के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये नहीं है। आइटम 2 के अंदर IAS 36 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स व्हेन द कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट हैज़ अकर्ड, एंड इन दिस केस देयर इज़ एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ $3,800। ये मैंने आपको बताया है कि कैरिंग अमाउंट जो है
वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज़, इसमें से जो ज़्यादा होगी। हमारे वाले केस के अंदर वैल्यू इन यूज़ की फिगर ज़्यादा थी। तो ये आईएएस मैंने आपको समझाए भी थे, तो आई थिंक ये वाली चीज़ें तो आपकी समझ आ गई होंगी। अगला कहता है प्रिपेयर द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2020 यूजिंग ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो कर लेते हैं, ये तो हमने वैल्यूज सारी निकाल ली हैं। अब आप आ जाएं, इसको करना शुरू कर। देखिए गुडविल तो 24,000 हमने निकाली थी, मैंने वर्किंग करके आपको समझा दी थी कि गुडविल 24,000 है। ये हमने 24,000 निकाली थी, इसने वो लिख दिया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट $540,200 थी, मैंने आपको निकाल कर बताया। 3,800 की इम्पेयरमेंट लॉस था। 540,200 इसने भी देखें वही लिखा हुआ है। ये आ गया। इन्वेंट्री $80,000 थी, मैं भी आपको समझा के आ रहा हूँ कि 8,000 जो गलत प्रॉफिट था वो रिकॉर्ड कर लिया था। 80,000 से ये वैल्यू भी हमारी मैच कर जाती है। ट्रेड रिसीवेबल 172,800, मैंने अभी आपको पूरा निकाल के 172,800 बताया था। मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन देखें, इसने वही फिगर यहाँ लिखी हुई है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसलिए वो जैसा लिखा हुआ था वैसा ही आपने लिख दिया उसको, 34,800। तो ये आपके पास ऐसे ही आ गया। इनको प्लस करा, ये आ गया, इन दोनों को प्लस कर लिया। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो तो वैसे ही रहे। रिवैल्यूएशन रिजर्व अलबत्ता 35,000 रह गया था, मैंने आपको बताया था अभी। ये 35,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आपने देखा कि रिवाइज हो गया। और रिटेंड अर्निंग की हम वर्किंग कर लेते हैं। रिटेंड अर्निंग हमें दी हुई थी, कितनी थी? 153,000 आपको दी हुई है, ये देख रहे हैं आप। इसकी कैलकुलेशन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं अगर आप कर लें तो आपकी समझ आ जाएंगी। 153,000 दी हुई है। गुडविल की इम्पेयरमेंट, गुडविल इम्पेयरमेंट कितनी है? ये एक्सपेंस हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स को जब एमोटाइज करते हैं, तो एमोटाइजेशन एक्सपेंस जो है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाती है लाइक डेप्रिसिएशन की तरह। तो आपने इसका 6,000, 30,000 से 6,000 24,000 पे रिकॉर्ड करा है, तो 6,000 की इम्पेयरमेंट यहाँ है। और वो जो मशीन थी उसकी इम्पेयरमेंट कितनी है? 3,800 है। वो देखें, दो चीज़ें हम आ रहे थे वो यहाँ आ गई। इंटरनली जनरेटेड इन्वेंट्री अनरियलाइज प्रॉफिट 8,000 का प्रॉफिट जो इन्वेंट्री में शामिल था वो भी माइनस कर दें आप। और इरिकवरेबल डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स कौन से? वो जो कस्टमर था जो $15,000 जो वो पैसे आपको नहीं देगा, वो भी आपका एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए था तो रिटेन अर्निंग, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उन सबका इम्पैक्ट हम रिटेन अर्निंग के अंदर शो करेंगे। तो ये 15,000 यहाँ शो हो गए आके। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर वाहिद आपको प्रॉफिट हुआ था $600 का, जो मैं समझा के आया था कि 7,800 आपने रिकॉर्ड करे थे। एक्चुअली आपको रिकॉर्ड $7,200 करने चाहिए थे जो हम पढ़ कर आ रहे हैं। तो वो आपने प्लस कर दिया, बाकी सब माइनस कर दिए, प्लस माइनस करके एंडिंग रिटेंड अर्निंग $120,800 आपके पास आई। $120,800 आप देख रहे होंगे यहाँ आ गई। और ये आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी, सॉरी यहाँ रिकॉर्ड। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, इक्विटी की वैल्यू आ गई। इक्विटी के बाद बैंक लोन, बैंक लोन मैंने बताया था कि नॉन करंट लाइबिलिटी 80,000 है और जो लोन पेबल है वो 20,000 का है करंट लाइबिलिटी के अंदर। और ट्रेड पेबल के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ट्रेड पेबल तो वही 96,000 जो दी हुई थी वही हमने लिख दी 96,000 ला के। तो इन सब को हमने प्लस किया तो $851,800 के ऊपर टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपकी टाई बैक हो गई। तो दैट्स ऑल कि रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनाया, रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हो गया। उसके बाद आगे आते हैं हम। आगे कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर ऑफ जी लिमिटेड सेज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू डजंट रियली मैटर टू द कंपनी, कमेंट ऑन वेदर और नॉट द डायरेक्टर्स स्टेटमेंट इज करेक्ट, जस्टिफाई। पहले तो डायरेक्टर को फारिग कर देना चाहिए कि जिसके ये व्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि वो जहन के अंदर कितना मैनिपुलेशन होगा इस डायरेक्टर के। इसको ट्रू एंड फेयर व्यू यानी फैक्टफुली प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा है। ये फ्रॉड एंड एरर से जो जो इस यूज़र के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो रीडर हैं, जो जो स्टेक होल्डर हैं, इसके शेयर होल्डर्स, इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, गवर्नमेंट है जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, बैंक है जिनसे आपने पैसा लिया हुआ है,
क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने माल आपको उधार दिया हुआ है, तो उनको आप गलत फिगर्स बताएंगे बिजनेस की, ट्रू एंड फेयर वैल्यू अगर नहीं होगी तो उनको जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो तो सब इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, तो उनकी रिलायबिलिटी का क्या आलम होगा? तो डायरेक्टर इज़ इनकरेक्ट, या इसको पता नहीं है, पता है तो ये ऐसी बातें इसको नहीं करनी चाहिए। एनी हाउ हम थ्योरेटिकल हद तक रहते हैं। अ ट्रू एंड फेयर व्यू enhances the credibility of the financial statement. The financial statements can be trusted by users, investors, banker. If no true and fair view, then qualified audit report will be received. अगर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं होगा तो जो ऑडिटर आएगा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। रिलायबिलिटी लोगों की ख़त्म हो जाएगी कि यार आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते। कॉन्फिडेंस शटर्ड हो जाएगा, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे आपके पास, बैंक आपको पैसा नहीं देगा, क्रेडिटर्स माल नहीं देंगे, बिजनेस विल बी कोलैप्स्ड। तो दैट्स ऑल, दैट्स इम्पोर्टेंट कि आप आईएएस को फॉलो करें और ये सब कुछ करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलते हैं। तो होप आपकी समझ में आया होगा। काफ़ी बड़े सवाल हैं। आइए, ए लेवल अकाउंटिंग का सिलेबस भी थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन एनी हाउ कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। इंशाल्लाह सब आपकी समझ आ जाएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।